भारत की धूल में कुछ तो ऐसा है जो आपकी रूह को छू लेता है। लेकिन सारा के लिए यह शुरुआत ऐसी नहीं थी। दिल्ली के हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही गर्म हवा का एक झोंका जब उसके चेहरे से टकराया तो उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। चारों तरफ शोर, लोगों का हुजूम और वो अनगिनत गाड़ियां जिनका हॉर्न कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा ने अपनी डायरी में लिखा था कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी पुरानी परंपराओं में फंसा हुआ है, जहां विज्ञान से ज्यादा अंधविश्वास चलता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मिट्टी को वो धूल समझ रही है उसी में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञान छिपा है। जब वह शर्मा परिवार के घर पहुंची तो शाम का वक्त था। घर के बाहर एक छोटा सा नीम का पेड़ था और दरवाजे पर ताजे गेंदे के फूलों का तोरण लटका हुआ था। सारा को लगा कि यह सब बस दिखावा है। घर के बड़े, जिन्हें सब बड़े प्यार से दादाजी कहते थे, सफेद कुर्ता पायजामा पहने आराम कुर्सी पर बैठे कोई पुरानी किताब पढ़ रहे थे। सारा ने मन ही मन सोचा, क्या ये लोग आज भी उन पुरानी किताबों में उलझे हुए हैं जबकि दुनिया चांद पर पहुंच गई है। सारा का पहला दिन बहुत ही अजीब रहा। सुबह के 5 भी नहीं बजे थे कि घर में हलचल शुरू हो गई। रसोई से आती मसालों की महक और दादाजी के कमरे से आती मंत्रों की धीमी आवाज ने सारा की नींद खराब कर दी। उसे गुस्सा आ रहा था। वह बाहर आई और दादाजी से पूछा कि इतनी जल्दी उठकर शोर करने का क्या मतलब है? क्या यहाँ के लोग शांति से सोना नहीं जानते? दादाजी ने अपनी चश्मा उतारा और सारा की तरफ देखकर बस एक छोटी सी मुस्कान दी। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, बेटा, यह शोर नहीं है, यह तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश है। हम सूरज के उगने से पहले इसलिए उठते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से बुद्धि और शरीर दोनों तेजस्वी बनते हैं। तुम्हें लगता होगा कि ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी अब मान रहे हैं कि हमारी सर्केडियन रिदम यानी शरीर की घड़ी को सूरज के साथ चलना चाहिए। सारा चुप हो गई, लेकिन उसका मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसने रसोई में जाकर देखा कि मां यानी घर की गृहिणी तांबे के बर्तन में पानी भर रही थी। सारा को लगा कि ये लोग कितने पुराने ख्यालात के हैं। आज के जमाने में भी तांबे के बर्तन, क्या इनके पास आधुनिक फिल्टर नहीं है? उसने मजाक में कहा कि तांबा तो बस एक धातु है, इससे क्या होता है? मां ने प्यार से सारा के सिर पर हाथ रखा और कहा, सारा, यह सिर्फ धातु नहीं है। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से शरीर के दोष खत्म होते हैं, जिसे दुनिया आज ओलिगोडायनामिक इफेक्ट कह रही है। दोष के लिए जोम के आपकी बात करने के लिए वह हमारी रसोई में सदियों से चल रहा है। हमारे देश में विज्ञान प्रयोगशालाओं में बाद में आता है, पहले वह हमारे संस्कारों और हमारी आदतों में बस जाता है। हम अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते। शायद इसीलिए आज पूरी दुनिया में जब भी किसी बड़ी कंपनी को चलाने की बात आती है तो उन्हें एक भारतीय ही नजर आता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी परवरिश ही हमें सिखाती है कि सीमित साधनों में भी सबसे बेहतरीन परिणाम कैसे निकालना है। सारा को लगा कि यह परिवार उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। वह अपने कमरे में चली गई। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी जगह आ गई है जहां हर छोटी बात के पीछे कोई ना कोई तर्क दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उसने कुछ ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। एक दोपहर सारा ने देखा कि दादाजी का पोता, जो अभी मुश्किल से 18 साल का था, कंप्यूटर पर कुछ बहुत ही जटिल काम कर रहा था। वह एक ऐसा कोड लिख रहा था जो अमेरिका की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट का हिस्सा था। सारा हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम ये सब यहां बैठकर कैसे कर लेते हो? लड़के ने जवाब दिया, दीदी, भारत के पास भले ही बहुत बड़ी इमारतें न हो, लेकिन हमारे पास वो दिमाग है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को मात दे सकता है। हमारी गणित और हमारा तर्क हमेशा से दुनिया में सबसे ऊपर रहा है। हमने ही तो दुनिया को शून्य दिया था और आज भी हम डिजिटल दुनिया के हीरो हैं। अगले कुछ दिन सारा के लिए बहुत भारी रहे। दिल्ली की चिलचिलाती धूप और उमस ने उसके शरीर को थका दिया था। एक सुबह जब वह सोकर उठी तो उसका सिर हथौओं की तरह बज रहा था और पूरा शरीर तप रहा था। उसे तेज बुखार था। सारा ने अपने बैग से विदेशी दवाइयां निकाली और 2 गोलियां गटक लीं, लेकिन दोपहर तक उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे लगा कि शायद भारत का खान पान और यहाँ का वातावरण उसके बस की बात नहीं है। तभी दादी जी कमरे में आईं। उन्होंने सारा के माथे पर हाथ रखा और तुरंत समझ गईं।
उन्होंने बड़े प्यार से सारा के सिर पर हाथ फेरा और रसोई की ओर चली गईं। थोड़ी देर बाद वह एक पीतल के छोटे से गिलास में गहरा भूरा काढ़ा लेकर आईं। उसकी महक बहुत तेज थी। सारा ने नाक सिकोड़ ली। उसने साफ मना कर दिया कि वह यह जंगली जड़ बूटियों का पानी नहीं पिएगी। उसने कहा कि उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी दवाइयां हैं। दादाजी दरवाजे पर खाए यह सब देख रहे थे। वह अंदर आए और सारा के पास बैठ गए। उन्होंने बहुत ही धीमे और गंभीर स्वर में कहा, सारा, तुम्हारी दवाइयां बुखार को दबा सकती हैं, लेकिन हमारी ये जत बूटियां शरीर को अंदर से लारने की शक्ति देती हैं। जिस आयुर्वेद को तुम आज देख रही हो वह 5000 साल पुराना विज्ञान है। जब दुनिया को स्वास्थ्य और स्वच्छता का मतलब भी नहीं पता था, तब हमारे ऋषियों ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसी किताबें लिख दी थीं। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की पहली शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी भारत में ही हुई थी? सुश्रुत को आज भी दुनिया प्लास्टिक सर्जरी का जनक मानती है। सारा की आंखों में हैरानी थी। उसे लगा था कि ये सब केवल कहानियां हैं। उसने हिचकिचाते हुए वह काढ़ा पी लिया। ताज्जुब की बात यह थी कि शाम होते होते उसका बुखार उतर गया और उसे वैसी कमजोरी महसूस नहीं हुई जैसी अंग्रेजी दवाइयों से होती थी। उसने बात करते हैं वही आंखता करता होता थी। महसूस किया कि भारतीय रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक छोटा सा अस्पताल है जहां हर मसाले के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। हल्दी, अदरक, काली मिर्च, ये सब केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि लंबी उम्र के लिए हैं। 2 दिन बाद जब सारा पूरी तरह ठीक हो गई, दादाजी उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन वेधशाला दिखाने ले गए। वहां पत्थर की बड़ी बड़ी संरचनाएं थीं। सारा को लगा कि ये बस पुराने खंडहर हैं, लेकिन जब दादाजी ने उसे समझाना शुरू किया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दादाजी ने एक विशाल पत्थर की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, सारा, आज से सैकड़ों साल पहले जब दुनिया के पास कोई कंप्यूटर या टेलीस्कोप नहीं था, तब हमारे पूर्वजों ने इन पत्थरों की मदद से ग्रहों की चाल और समय की सटीक गणना कर ली थी। वे बता सकते थे कि अगला ग्रहण कब लगेगा और किस पल में लगेगा। यह भारत की गणितीय बुद्धि का प्रमाण है। सारा ने उन यंत्रों को ध्यान से देखा। वह चकित थी कि बिना किसी आधुनिक मशीन के कोई इतना सटीक कैसे हो सकता है। उसने पूछा, अगर भारत इतना आगे था तो आज दुनिया इसे केवल एक विकासशील देश क्यों मानती है? दादाजी के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, क्योंकि हमने कभी अपनी बुद्धि का ढिंढोरा नहीं पीटा। हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम किया, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन आज समय बदल रहा है। आज भारत का युवा फिर से जाग उठा है। आज हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम खर्च में मंगल और चांद तक पहुंच रहे हैं। जिस काम के लिए विकसित देश अरबों रुपए खर्च करते हैं, उसे हमारे इंजीनियर अपनी सादगी और प्रतिभा से आधे खर्च में पूरा कर देते हैं। आज दुनिया की हर बड़ी तकनीक के पीछे एक भारतीय दिमाग खटा है। हम केवल अपनी संस्कृति को नहीं बचा रहे, बल्कि हम भविष्य की नींव भी रख रहे हैं। उस शाम सारा जब घर लौटी तो उसने देखा कि पड़ोस के कुछ बच्चे आंगन में इकट्ठा होकर कुछ पढ़ रहे थे। वे बच्चे गरीब परिवारों से थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। दादाजी का पोता उन्हें मुफ्त में विज्ञान और गणित पढ़ा रहा था। सारा ने देखा कि वे बच्चे कितनी तेजी से जटिल सवालों को हल कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि भारत की असली ताकत उसकी सड़कों पर नहीं, इसमें बच्चे कुशल कराने का, बल्कि यहाँ के लोगों की रगों में बहने वाले उस ज्ञान में है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सारा को अब भारत की भीड़ में अव्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन शक्ति दिखने लगी थी। उसे समझ आया कि यहाँ का हर व्यक्ति, चाहे वह रिक्शा चलाने वाला हो या कोई बड़ा वैज्ञानिक, अपनी जजों से जुड़ा हुआ है। यहाँ धर्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं यहाँ एक शिक्षक बनकर आई थी, लेकिन मैं खुद यहाँ की एक छोटी सी शिष्या बन गई हूँ। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है जो कभी नहीं मर सकता। 1 हफ्ता बीत चुका था और सारा के मन में अब भारत के प्रति नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई थी। एक सुबह दादाजी ने कहा, सारा, आज तुम्हें असली भारत के दर्शन कराते हैं। पास के एक बाई मैदान में वार्षिक मेला लगा था। सारा ने जब दूर से भीम देखी तो वह सहम गई। उसने अपनी किताबों में पढ़ा था कि भारत में भीम का मतलब केवल धक्का, मुक्की, शोर और असुरक्षा होती है। उसे डर था कि वह उस भीम में कहीं खो जाएगी। लेकिन जब वह मेले के अंदर पहुंची तो उसे जो नजारा दिखा, उसने उसके सारे पूर्वाग्रहों को जद से हिला दिया।
लाखों की संख्या में लोग थे, लेकिन कहीं कोई अफरा तफरी नहीं थी। लोग कतारों में खाए थे, एक दूसरे को सम्मान के साथ रास्ता दे रहे थे, और सबसे बड़ी बात, सबके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। सारा ने देखा कि जगह जगह सेवा शिविर लगे हुए थे। वहां छोटे छोटे बच्चे और युवा बिना किसी स्वार्थ के प्यासों को पानी पिला रहे थे और बुजुर्गों को सहारा देकर रास्ता पार करा रहे थे। सारा एक छोटी सी दुकान के पास रुकी, जहां एक वृद्ध महिला मिट्टी के सुंदर बर्तन और दिए बेच रही थी। सारा ने देखा कि उस साधारण सी दिखने वाली महिला के पास भी डिजिटल भुगतान का एक छोटा सा बोर्ड लगा था। दादाजी ने गर्व से सारा की ओर देखा और आपके अंदर देखा, कहा, देखो सारा, यह है आज का नया भारत। यहाँ की परंपराएं जितनी पुरानी हैं, हमारी सोच उतनी ही आधुनिक है। आज दुनिया के बब्बे बब्बे देश जिस तकनीक को अपनाने में हिचकिचा रहे हैं, उसे हमारे देश का एक आम दुकानदार भी बड़ी सहजता से इस्तेमाल कर रहा है। हम अपनी सादगी को छोड़ते नहीं और आधुनिकता को गले लगाने में कभी पीछे रहते नहीं। तभी सारा की नजर एक बहुत बड़े शामियाने पर पाची, जहां लंगर चल रहा था। हजारों लोग एक साथ जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। वहां न कोई अमीर था, न कोई गरीब, न कोई ऊंची जाति का था, न कोई नीची जाति का। सब एक समान भाव से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। सारा ने विस्मय से पूछा, दादाजी, इतने सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करता है? क्या इसके लिए सरकार बहुत सारा पैसा देती है? दादाजी ने सारा के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही भावुक स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह हमारी सरकार का नहीं, बल्कि हमारे समाज का संस्कार है। यहां लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए खुशी खुशी दान कर देते हैं। हमारे देश में सिखाया जाता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जिस दिन तुम किसी भूखे को खाना खिलाकर उसके चेहरे की तृप्ति देखोगी, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि भारत दुनिया का आध्यात्मिक गुरु क्यों कहलाता है। पश्चिमी दुनिया शायद इसे अर्थव्यवस्था की नजर से देखेगी, लेकिन हम इसे धर्म और इंसानियत की नजर से देखते हैं। सारा ने गौर किया कि वहां सेवा करने वालों में कई युवा ऐसे थे जो बहुत पौचे, लिखे और सभ्य लग रहे थे। उसने एक युवक से बात की जो बप्पे चाव से लोगों की पत्तलें उठा रहा था। सारा को यह जानकर धक्का लगा कि वह युवक अमेरिका की एक बहुत बप्पी कंपनी में वरिष्ठ अभियंता है और केवल इस मेले में सेवा करने के लिए छुट्टी लेकर घर आया है। सारा ने पूछा, आप इतने बड़े पद पर हैं, फिर यहां यह काम क्यों कर रहे हैं? उस युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन, पद और पैसा तो केवल जीने का साधन है, लेकिन अपनी जजों से जुड़ना और अपनों की सेवा करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। हम चाहे चांद पर चले जाएं या मंगल पर तिरंगा फहरा दें, लेकिन हमारी असली पहचान इसी मिट्टी से है। भारत के पास वो दिमाग है जो दुनिया की सबसे जटिल कोडिंग कर सकता है, लेकिन हमारे पास वो दिल भी है जो दूसरों के दुख में पिघलना जानता है। सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि यह करो धड़कनों का एक अटूट संगम है। उसने देखा कि कैसे यहाँ का संगीत और नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने का एक मार्ग है। उसने देखा कि कैसे एक साधारण सा किसान भी ब्रह्मांड के रहस्यों पर वैसी ही बात कर सकता है जैसे कोई महान दार्शनिक। मेले से लौटते समय सारा ने एक पुरानी बावजी देखी जिसकी स्थापत्य कला बेमिसाल थी। दादाजी ने बताया कि यह हजारों साल पुरानी है और आज भी यहाँ जल संरक्षण का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। सारा ने अपनी डायरी में लिखा, दुनिया आज जल संकट की बात कर रही है, जबकि मेरे भारत के पूर्वजों ने सदियों पहले इसका समाधान पत्थरों पर लिख दिया था। अब सारा को समझ आ रहा था कि भारत की शक्ति उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के आपसी विश्वास और उनकी अटूट श्रद्धा में है। यहाँ का अनुशासन डंडे के जोर से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान से पैदा होता है। सारा का हृदय अब गर्व से भर उठा था कि वह एक ऐसी धरती पर खड़ी है जिसने दुनिया को शून्य दिया, योग दिया, आयुर्वेद दिया और सबसे बढ़कर प्रेम का संदेश दिया। भारत में बिताया गया वह एक साल सारा की जिंदगी का सबसे कीमती समय बन गया था। अब उसे न तो यहाँ की भीड़ से डर लगता था, न ही यहाँ की गर्मी से कोई शिकायत थी। वह अब शर्मा परिवार की मेहमान नहीं, बल्कि उस घर की बेटी बन चुकी थी। विदाई की सुबह जब सारा ने अपना सामान बांधा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे लग रहा था जैसे वह अपने ही किसी अंग को यहीं छोड़कर जा रही है। रसोई में मां उसके लिए रास्ते के लिए परांठे बना रही थीं और उनकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे।
दादाजी ने उसे एक छोटा सा उपहार दिया, एक पुरानी पीतल की डिब्बी जिसमें भारत की पवित्र मिट्टी थी। उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, सारा, तुम जहां भी जाओ याद रखना कि इस मिट्टी ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तुम हमारे देश की एक ऐसी राजदूत बनकर जा रही हो जो दुनिया को यह बताएगी कि भारत केवल एक नक्शा नहीं बल्कि एक जीती जागती सभ्यता है। सारा ने दादाजी के पैर छुए। यह एक ऐसा संस्कार था जिसे वह पहले अंधविश्वास मानती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि यह अपनों के प्रति सम्मान और आशीर्वाद पाने का सबसे सुंदर तरीका है। जब सारा अपने देश वापस पहुंची और अपनी यूनिवर्सिटी की पहली कक्षा में खड़ी हुई तो उसके सहपाठियों और प्रोफेसरों की आंखों में भारत के लिए वही पुरानी दया और संदेह के भाव थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि सारा उन्हें भारत की गरीबी, गंदगी और पिछेपन की कहानियां सुनाएगी, लेकिन जब सारा ने बोलना शुरू किया तो पूरा कमरा सन्न रह गया। सारा ने हाथ में एक छोटा सा रिमोट लिया और पर्दे पर भारत के नए गौरव की तस्वीरें दिखाईं। उसने कहा, दोस्तों, मैं उस देश से आई हूं जिसे आप शायद केवल सांपों और सपेरों का देश समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों के मुखिया उसी मिट्टी से निकले हैं। मैं उस देश से आई हूं जिसने दुनिया में सबसे कम खर्च में मंगल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। जिस काम के लिए नासा जैसे संस्थानों को अरबों डॉलर चाहिए थे, उसे भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी सादगी और लगन से मुमकिन कर दिखाया। पूरे हॉल में सन्नाटा था। सारा ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने वहां देखा कि कैसे एक आम भारतीय किसान भी अपने मोबाइल से डिजिटल लेन देन कर रहा है। वह देश आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतंत्र बन चुका है, लेकिन भारत की असली महानता केवल उसकी तकनीक में नहीं है बल्कि उसके दिल में है। मैंने वहां एक ऐसा परिवार देखा जो एक अजनबी विदेशी लौकी के बीमार होने पर रात रात भर जागकर उसकी सेवा करता है। मैंने वहां देखा कि कैसे लाखों लोग एक साथ बिना किसी झग्गे के एक मेले में अनुशासन के साथ रहेगा। वह देश हमें सिखाता है कि विज्ञान और संस्कार साथ साथ चल सकते हैं। सारा की आवाज गर्व से भर गई थी। उसने स्क्रीन पर भारत के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला और आधुनिक शहरों की चकाचौंध को एक साथ दिखाया। उसने कहा, भारत आज दुनिया की फार्मेसी है, भारत आज दुनिया का सूचना केंद्र है और सबसे बोलकर भारत आज दुनिया की वह उम्मीद है जो सबको साथ लेकर चलना जानती है। हमें भारत से सीखना होगा कि कैसे अपनी प्राचीन जत्थों को पखे हुए भी आसमान को छुआ जाता है। भाषण समाप्त हुआ तो पूरा हॉल तालियों की गंगाहट से गूंज उठा। जो लोग भारत को केवल एक पिछड़ा हुआ देश मानते थे, आज उनकी आंखों में एक अलग तरह का सम्मान था। सारा के प्रोफेसर ने पास आकर कहा, सारा, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हमने कभी भारत को इस नजरिए से नहीं देखा था। अपनी यूनिवर्सिटी के बगीचे में बैठी सारा ने दादाजी की दी हुई वह पीतल की डिब्बी निकाली। उसने उस मिट्टी को छुआ और महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। भारत का वह गौरव, वह ज्ञान और वह प्यार उसके साथ हमेशा रहेगा। उसने मन ही मन कहा, मेरा भारत महान। वह समझ गई थी कि भारत की ताकत उसकी जनसंख्या नहीं बल्कि उसकी वह अटूट भावना है जो हर मुश्किल में भी मुस्कुराना और दूसरों की मदद करना जानती है। आज सारा एक शिक्षिका है और वह दुनिया के हर बच्चे को यह सिखाती है कि किसी भी देश को उसके अखबारों की सुर्खियों से नहीं बल्कि वहां के लोगों के दिलों से समझना चाहिए। और जब भी कोई भारत का नाम लेता है, सारा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाला समय उसी मिट्टी का है जिसने दुनिया को मानवता का पहला पाठ पाया था। यह कहानी केवल सारा की नहीं है, यह उन करोड़ों भारतीयों की कहानी है जो अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का परचम लहरा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं और अपनी प्रगति पर विश्वास रखते हैं। हमारा भारत श्रेष्ठ भारत।